हेलो गाइस, मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो स्टडी फॉर लव। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 2 सिविक्स का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म होता है जैसे कोई सेंटर है। सेंटर अपनी कुछ पावर स्टेट को देते हैं और स्टेट अपनी कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। लोकल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर पंचायत को देते हैं और म्यूनसिपल पार्टी को देते हैं। पंचायत होती है कहाँ पे? विलेज में, गाँव में। म्यूनसिपल पार्टी होती है टाउन में, यानी कि सिटी में। ये होता है कि सेंटर अपनी कुछ पावर स्टेट को देती है, स्टेट कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट देती है आपको पंचायत और म्यूनसिपल पार्टी को। फेडरलिज्म की बात की जाए तो सबसे मेन आ जाता है आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आ जाती है आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है मैं भी बताता हूँ। और एक आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट। इस इन दोनों में क्या डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यूनिटरी आ जाता है, व्हाट इज यूनिटरी? यूनिटरी में होता क्या है, जैसे कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें सिर्फ ओनली वन लेवल राज करती है, सेंटर, यानी कि सेंटर अपना हुक्म चला सकती है स्टेट के ऊपर, ठीक है। ये है कि सेंटर अपनी चला सकती है स्टेट के ऊपर, ठीक है। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि इसमें दो दो लेवल से ज़्यादा की होती है ज़रूरत, जैसे कि सेंटर और स्टेट। ये दोनों अपना खुद का वो खुद ही कर सकते हैं, कोई किसी पर राज नहीं कर सकता है। और इन दोनों में ये डिफरेंट है बस। जैसे यूनिटरी है, इसमें सिर्फ वन लेवल गवर्नमेंट होती है जो कि सेंटर स्टेट पर राज करती है। फेडरली में दो से ज़्यादा लेवल होते हैं, सेंट्रल स्टेट। इसमें कोई किसी पर राज नहीं करता, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है सेंटर और स्टेट में, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपका आ जाता है, इसमें 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आप पढ़ लीजिए। आपको अगर इसकी हिंदी चाहिए मैं आप कमेंट कर दीजिए। आप आगे चलते हैं। पहला आता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर क्या होता है कि कमिंग टुगेदर में ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आप हो, आपने किसी से लड़ाई कर दी, तो आप अकेले हो तो आपको नॉर्मल बात है, कोई पीट के चला जाएगा, ठीक है। ऐसी जैसी अपनी इंडिया है। जैसे मान लो किसी ने अपने भी देश पे हमला कर दिया, हम अकेले हैं, उसके साथ काफ़ी सारे लोग मिले हुए हैं, तो हम हार सकते हैं। इसलिए ही जो होती है, जैसे कि धीरे धीरे किसी को अपनी तरफ मिलाते जाओगे और ज़्यादा लोग हमारे पास होते जाएंगे, फिर हम आसानी से उनको डिफीट कर सकते हैं, मतलब हरा सकते हैं, ठीक है। और पूरी होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि होल्डिंग टुगेदर में पकड़ के रखना होता है कि कहीं वो छोड़ के चला ना जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि कम्यू टुगेदर में पास बुलाते हैं जिससे हमारी प्रोटेक्शन हो सके, किससे? हम उन्हें हरा सकें। होल्डिंग टुगेदर में इसलिए ये पकड़ के रखते हैं ताकि वो छोड़ के ना जाए। आपका कम्यू टुगेदर में आ जाता है एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड। और आपका होल्डिंग टुगेदर में आ जाता है इंडिया एंड स्पेन, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताता हूँ। आगे आ जाता है आपका, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया को फेडरल सिस्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये आ जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री, ठीक है। आपका आता है पहले यूनियन लिस्ट आ जाती है। यूनियन लिस्ट होती क्या है? यूनियन माने, पहले पूछिए यूनियन होता क्या है? यूनियन होता है स्थिर, सेम बिल्कुल रहना, जैसे कि हमारी इंडिया में करेंसी है। अब आपका ये तो है नहीं कि महाराष्ट्र में अलग नोट चलता है, यूपी में अलग नोट चलता है, हर जगह चलती है रुपीस, ठीक है। किसी का कोई अपना अलग नोट नहीं है, पूरी इंडिया में सिर्फ रुपीस चलेगी। ये पहला आ गया। दूसरा आता है आपका बैंकिंग लोन। मान लीजिए कोई आपको इंटरेस्ट देता है 8% की बैंकिंग, ठीक है। एक जैसे महाराष्ट्र में 8% दे रहा है, यूपी में 8% दे रहा है, तो ये कभी नहीं बदली जाएगी। हो सकता है कि किसी किसी राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बाकी तो सेम रहती है हमेशा। और और भी काफ़ी सारी हैं, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। और अब दूसरा है स्टेट लिस्ट। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाया कि यूनियन लिस्ट बनाता कौन है। मैं इसी के साथ आपको बता दूंगा, जब स्टेट बनाता कौन है मैं आपको बताऊंगा, तभी यूनियन लिस्ट के बता दूंगा। आपका स्टेट बनाता है, स्टेट लिस्ट में आती है आपकी पुलिस। पुलिस आ जाती है आपकी, ट्रेडर्स आ जाते हैं, कॉमर्स मैरिज आ जाती है। पुलिस पुलिस को कौन फटे करता है? मैरिज में कौन कौन, मतलब कौन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डीजे नहीं बनाया, कितने कब शुरू होनी चाहिए, कब ये सारे के सारे स्टेट में। अगर आपको सीधे आ जाए यूनियन लिस्ट बनाता कौन है, सीधे बोल दिए यूनियन बनाता है, ठीक है। यूनियन का दूसरा नाम सेंटर भी है, ठीक है। और सीधे बोल दीजिए यूनियन लिस्ट बनाता है यूनियन गवर्नमेंट।
और स्टेट लिस्ट बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। नाम के साथ इसका मेड भी बताया गया है कि सीधे सीधे वह स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट को बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन यूनियन लिस्ट को बनाता है यूनियन गवर्नमेंट। और आगे आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट ये होती है कि जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, यूनियन और आपकी स्टेट, ये दोनों लिस्ट जो है, इन दोनों की लिस्ट से जो बच गई वो कौन आता है कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट में आती है आपकी जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, ठीक है, ये आ जाती हैं। वो ट्रेडर भी है इसमें। सॉरी मैंने आपको स्टेट में स्टेटर बता दिया था, जैसे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, धोखे से मेरे मुंह मतलब धोखे से मैंने बोल दिया है, माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि आप क्या रहती है फॉरेस्ट और एजुकेशन। एजुकेशन जैसे कि हर एक कंट्री हर एक स्टेट की एजुकेशन सेम नहीं है। हर एक स्टेट की कुछ अलग अलग को अलग अलग वो है एजुकेशन। लेकिन सबसे ऊपर मान्यता किस बोर्ड को दी गई है सीबीएसई बोर्ड को। क्यों दी गई है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को ये गवर्नमेंट देती है कि सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में किया जा सकता है, इसलिए सबसे ऊपर होती है सीबीएसई, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए काफ़ी पुराने टाइम में कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे कि पुराने टाइम में कंप्यूटर नहीं होता था, तब ये काम कैसे होता था, ये काम किया जाता था रिजिटरी रीडरी गवर्नमेंट के थ्रू। इसको इसको चलाता कौन था यूनियन गवर्नमेंट। सीधे लिख दीजिए कि पहले के टाइम में ये काम कौन करता था रिजिटरी गवर्नमेंट। इसको इसको बनाया किसने था यूनियन गवर्नमेंट, इसको कंट्रोल क्या करती थी, ठीक है। और अब आप क्या जाते हैं कि हाउ हाउ टू फेडरल प्रैक्टिस। फेडरल हमारे इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की कैसे की गई। जैसे कि अब मान लीजिए हमारा सबसे पहली डेमोक्रेटिक पॉलिसी कौन सी थी, मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो सबसे पहले थी लिंग्विस्टिक, इसका दूसरा नाम है लैंग्वेज। इसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अपने भाषा के थ्रू हमारी स्टेट बांट दी जाए। तो ये एक्ट पास भी किया गया। इस एक्ट के हिसाब से जैसे कि हमारी इंडिया को मतलब अपने अपने हिस्से दिए, अपने अपने राज्य दिए गए, ठीक है। राज्य दिए गए तो राज्य दिए गए तो इसमें ये हो गया कि अपने अपने भाषा के थ्रू इसमें बहुत से जो लोग थे वो उस पर ना भी कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था इससे हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। लेकिन वो धीरे धीरे मानने लगे, क्योंकि इससे जो लोग थे वो धीरे धीरे अपने काम को सही तरीके से करने लगे। क्योंकि इससे होता है क्या कि जैसे कि कोई भाषा है, वो भाषा अपने हिसाब से अगर अपनी स्टेट में की जाए तो वो भाषा बोलना आसान हो जाता है। और अब इसीलिए ये धीरे धीरे होने लगी। सबसे पहली डेमोक्रेटिक पॉलिसी कौन थी, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना, ठीक है। और आपकी दूसरी आपकी थी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। मान लीजिए आप मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, तो आप मानोगे नहीं मानोगे, सीधी बात है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी सिर्फ हमारे इंडिया में 40% लोग बोलते हैं। हिंदी की तरह ही आपकी 21 ऑफिशियल लैंग्वेज और हैं। लेकिन हिंदी बोली जाती है काफ़ी हद तक, इसलिए इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 40% लोग ही हमारे इंडिया में हिंदी बोलते हैं। ऐसे 21 ऑफिशियल लैंग्वेज और हैं हिंदी के सिवा। पहले की क्या हो जाता है कि पहले के जो गवर्नमेंट है वो ये चाहते थे कि पूरी इंडिया में सिर्फ हिंदी बोली जाए। महाराष्ट्र है, कोई भी देश मान लो, वहाँ पे अपनी भाषा बोली जाएगी ना। महाराष्ट्र हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं। वो धीरे धीरे उनको फोर्स किया जाता था। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश और अपनी भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो ये उनको धीरे धीरे उन गवर्नमेंट के लोगों को ये लगने लगा कि इससे हो सकता है कि लड़ाई पैदा हो जाए। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपनी स्टेट को अपनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है कोई भी इंसान अपनी भाषा के थ्रू। जैसे कि महाराष्ट्र में कोई भाषा बोली जाती है वो उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और आपका तीसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है आपका सेंटर स्टेट रिलेटिव। सेंटर स्टेट
रिलेटिव, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कि जो हमारी जो शेयरिंग पावर होती है वो लार्ज इवेंट में रूलिंग पार्टीज को, उन लीडर्सों को दी जाती है। अब मान लीजिए कि कोई पुल बनना है नया, वो फंड किसके पैसे से रहा है? कोई ये तो है नहीं कि अपने घर से कोई पैसे लाएगा, मान लो ला भी रहा है तो वो 1 साल, मतलब 1 महीने, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 1 महीने 2 महीने इससे ज़्यादा कोई भी अपने घर से पैसे नहीं देता है। वो हमारे पैसों से हमारे ही काम कर रहे हैं, सीधी बात। इसी सेंटर स्टेट भी जाता है। मैं आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, जैसे कि मान लीजिए मैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पहले प्लॉट नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है कि यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहाँ आतंकवादी का खतरा है। इन्हें कहा जाता है, मतलब आतंकवादी के हिसाब से नहीं देखा जाता है। इसमें आपकी आ जाती है, एक तो दिल्ली आ जाती है, एक आपकी और भी बहुत सारी है, मतलब एक तो दिल्ली तो मैन है क्योंकि दिल्ली को ना ना आप स्टेट बना सकते हो ना कुछ भी, इसको इसलिए एक और इसके नाम से बोला जाता है। 1 मिनट रुकिएगा। स्टेट को आपको बोला जाता है, आपको इसको ही बोला जाता है यूनियरी यूनियन टेररिस्ट। इसको ना ही आप स्टेट बना सकते हो, इतना छोटा है ये, ना ही आप इसको हटा सकते हो, इससे ये आ जाते हैं यूनियन टेररिस्ट के नाम में आ जाता है, ठीक है। मतलब इस, अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। सेंट्रल स्टेट टेररिज्म में होता है जैसे कि कोई है, आप पुल बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट का इंसान किसको बनाएगा? हमारे पैसों से बना रहा है, अपने घर से थोड़ी नहीं दे देगा, ठीक है। इसमें ही होता है। जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में पहले प्लॉट नहीं दिया जाता, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रुकवा दे दी है कि वहाँ पे प्लॉट प्लॉट ले सकते हो, लेकिन बहुत से लोग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वहाँ आतंकवादियों का खतरा है। वो जैसे दिल्ली हो गया और भी हैं, इनको ना ही यूनियन उन स्टेट्स को बोला जाता है, जैसे कि बात है यूनियन स्टेट, क्यों क्यों बोला जाता है यूनियन स्टेट? इसलिए बोला जाता है, ना ही ये इतने छोटे हैं कि ना ही इन्हें स्टेट पूरा स्टेट में लिया जा सकता है, ना ही इन्हें निकाला जा सकता है, इसलिए ये आ जाते हैं यूनियन टेरिस में। शुक्रिया मेरे दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको धीरे धीरे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। हम अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में।